द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम गारवे हाईटेक फिल्म्स लिमिटेड यानी GHFL पर बात कर रहे हैं। ये एक ग्लोबल कंपनी है जो खास तरह की फिल्में बनाती है और हाल ही में एक बड़ी मुश्किल में फंस गई है। अमेरिकी सरकार ने इनके प्रोडक्ट्स पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा दिया है। और आज हमारी चर्चा का जो मुख्य सवाल है वो यही है, इस अमेरिकी टैरिफ संकट से निपटने के लिए कंपनी जो रणनीति अपना रही है, क्या वो वाकई समझदारी भरी है? क्या वो लॉन्ग टर्म में काम करेगी? कंपनी का कहना है कि वो अपने 25 साल पुराने ग्राहकों को बचाने के लिए टैरिफ का ज्यादातर बोझ खुद उठाएगी और भारत अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील का इंतजार करेगी। बिल्कुल, और मेरा मानना है कि ये जो रणनीति है ये कंपनी की दूरदर्शिता को दिखाती है। वो शॉर्ट टर्म फायदों के बजाय आप कह सकती हैं लॉन्ग टर्म में बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखने पर फोकस कर रही है। और मैं ये तर्क दूंगा कि ये रणनीति बहुत ज्यादा जोखिम भरी है। मतलब कंपनी अपनी किस्मत को बाहरी राजनीतिक फैक्टर्स पर छोड़ रही है, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही खतरनाक खेल है। चलिए मैं अपनी बात रखती हूँ। देखिए, ये कोई घबराहट में लिया गया फैसला नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। अमेरिका में 25 साल लगाकर जो ग्राहक बनाए हैं उनकी कीमत किसी भी अस्थायी टैरिफ से कहीं ज्यादा है। उन्हें खो देना मतलब दशकों की मेहनत पर पानी फेरना। तो कंपनी का लक्ष्य साफ है, एक भी ग्राहक नहीं खोना। अब सवाल यह है कि क्या वो ऐसा कर सकती है? तो इसका जवाब उनकी फाइनेंशियल हेल्थ में है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात आप कर रही हैं, लेकिन क्या वो वाकई इस बोझ को उठा सकती है? 50%? बिल्कुल, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं जो कैश के लिए जूझ रही हो। कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त है, जीरो डेट। और अगर आप देखें तो 30 सितंबर 2025 तक उनके पास करीब 697 करोड़ रुपए की नकदी और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं। इतनी मजबूत बैलेंस शीट का मतलब है कि वो इस तरह के झटकों को कुछ तिमाहियों तक आसानी से झेल सकते हैं। और देखिए, इन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है और 23.4% का एक हेल्दी EBITDA मार्जिन भी बनाए रखा है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने खर्चे और ऑपरेशंस को कितने डिसिप्लिन से मैनेज कर रही है। वो इसे एक अस्थायी दौर मानकर चल रहे हैं और उनके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था यानी प्लान बी भी तैयार है अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो। आपने उनकी मजबूत बैलेंस शीट की बात की और वो बिल्कुल सही है। लगभग 700 करोड़ कैश और कोई कर्ज ना होना वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन क्या एक मजबूत बैलेंस शीट का ये मतलब है कि आप उसे एक ऐसी लड़ाई में झोंक दें जिसे आप जीत नहीं सकते? ये जो निर्भरता है वही तो असली समस्या है। उनकी पूरी की पूरी रणनीति इस उम्मीद पर टिकी है कि भारत और अमेरिका के बीच नवंबर या दिसंबर तक कोई समझौता हो जाएगा। ये तो एक जुआ हुआ है ना। ट्रेड पॉलिसीज और इंटरनेशनल रिलेशंस कितने अप्रत्याशित होते हैं, ये हम सब जानते हैं। मैं इसे जुआ नहीं, एक कैलकुलेटेड रिस्क कहूंगी। पर जोखिम तो है, और ये बात कंपनी का मैनेजमेंट खुद मान रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि 50% टैरिफ का पूरा असर अभी दिखना बाकी है और अगर समझौता नहीं हुआ तो मार्जिन बनाए रखना सच में बहुत मुश्किल होगा। उनके जो सबसे महंगे प्रोडक्ट्स हैं जैसे पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स या PPF, उन पर इस 50% टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इस भारी बोझ को लंबे समय तक सहना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं लगता। और जहां तक आपके प्लान बी की बात है, मैनेजमेंट ने यह भी साफ किया है कि उसे लागू करने में समय लगेगा और उसका फायदा तीसरी तिमाही मतलब Q3 में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कम से कम एक पूरी तिमाही के लिए सीधे सीधे फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं। मैं आपकी चिंता समझती हूँ, लेकिन आप जिसे फाइनेंशियल रिस्क कह रहे हैं, मैं उसे एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखती हूँ। आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति, जो कि आपका लॉयल कस्टमर बेस है, उसे बचाने के लिए निवेश कर रही हैं। 25 साल के रिश्ते एक झटके में नहीं तोड़े जा सकते। ये ग्राहक सिर्फ खरीदार नहीं हैं, ये पार्टनर्स हैं। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कंपनी खुद मान रही है कि Q3 में उन्हें थोड़ा नुकसान हो सकता है, तो ये निवेश से ज्यादा एक मजबूरी लगती है। वो सफर अ बिट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक साफ संकेत है कि रणनीति अभी से ही दबाव डाल रही है। जो चीज पहली ही तिमाही में नुकसान की आशंका जता रही हो, वो लॉन्ग टर्म में टिकाऊ कैसे हो सकती है? देखिए, Q3 में थोड़ी नरमी की आशंका एक छोटा सोचा समझा जोखिम है। आप इसकी तुलना उस भारी नुकसान से कीजिए जो आपको अपना पूरा अमेरिकी बाजार खोने से होगा। वो नुकसान परमानेंट होगा, ये दर्द टेम्पररी है। और कंपनी ने सिर्फ इंतजार नहीं किया है, उन्होंने लागत कम करने और एनर्जी बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे उन्होंने अपने मार्जिन को काफी हद तक बचा कर रखा है।
23.4% का ईबीडीए मार्जिन इसी का सबूत है। ये दिखाता है कि वो प्रोएक्टिव हैं। लेकिन ये मार्जिन तब है जब टैरिफ का पूरा असर नहीं दिखा है, जैसा वो खुद कह रहे हैं। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। आप कह रही हैं कि ये सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, लेकिन उनकी रणनीति का आधार तो इंतजार ही है, एक ट्रेड डील का इंतजार। नहीं, ये अंधी उम्मीद पर आधारित नहीं है। मैनेजमेंट के अनुसार वो अमेरिकी बाजार से काफी अच्छी खबरें सुन रहे हैं। इसमें कुछ अदालती फैसलों की संभावना और टैरिफ समझौते की बातचीत शामिल है। ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, ये मार्केट इंटेलिजेंस पर आधारित एक उम्मीद है। वो बाजार की नब्ज पर हाथ रखे हुए हैं। और जैसा मैंने कहा, प्लान बी का होना ही ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक चीज के भरोसे नहीं बैठे हैं। अच्छी खबरें सुनना और एक कंफर्म डील होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये किसी भी बड़ी कंपनी की बिजनेस स्ट्रैटेजी का आधार नहीं हो सकता। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि मौसम अच्छा लग रहा है इसलिए फसल अच्छी होगी। मान लीजिए दिसंबर में समझौता नहीं होता है तो क्या होगा? क्या वो Q4 में भी इसी तरह पैसे जलाते रहेंगे? और सिर्फ कंपनी ही क्यों, उनके ग्राहक भी तो अनिश्चित हैं। आपकी ही रिपोर्ट बताती है कि ग्राहक अपनी इन्वेंट्री 3 महीने से घटाकर सिर्फ 1.5 महीने की कर रहे हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। क्या पहलू? ये तो साफ साफ बाजार में घबराहट और अनिश्चितता का संकेत है। ग्राहक भी अपना रिस्क कम कर रहे हैं। अगर जमीनी हकीकत इतनी ही पॉजिटिव होती जैसा मैनेजमेंट कह रहा है तो ग्राहक अपनी इन्वेंट्री क्यों कम करते? वो तो और ज्यादा माल उठाते। ये दिखाता है कि भरोसे की कमी दोनों तरफ है। मैं इसे अलग तरह से देखती हूँ। ग्राहकों का इन्वेंट्री कम करना भी एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। शायद वो भी उम्मीद कर रहे हों कि टैरिफ जल्द ही कम होगा और जैसे ही ऐसा हो वो कम कीमत पर नया स्टॉक उठा सकें। ये कंपनी के साथ उनके सहयोग को दिखाता है, अविश्वास को नहीं। और हमें एक और ज़रूरी बात नहीं भूलनी चाहिए, गार्वर सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं है। अच्छा, तो अब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात पर आते हैं। हाँ, और ये उनके रणनीति का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। अमेरिका के अलावा दूसरे बाजारों में उन्होंने करीब 20% की शानदार ग्रोथ दिखाई है। वो यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका जैसे बाजारों में तेजी से अपनी पकड़ बना रहे हैं। इसके अलावा वो नए बिजनेस मॉडल्स भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे आर्किटेक्चरल फिल्म्स और गार्वर होम सॉल्यूशंस जैसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स। ये दिखाता है कि वो एक तरफ अमेरिकी संकट से निपट रहे हैं तो दूसरी तरफ विकास के नए रास्ते भी खोल रहे हैं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन की बात बिल्कुल सही है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। मैं इस पर सवाल नहीं उठा रहा। मेरा सवाल टाइमिंग को लेकर है। निर्यात अभी भी उनके कुल रेवेन्यू का 77% है और अमेरिका उस 77% का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यूरोप या मिडल ईस्ट में 20% की ग्रोथ उस भारी नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती जो अमेरिका में 50% टैरिफ की वजह से हो रहा है। ये तो ऐसा है जैसे आपके घर में आग लगी हो और आप बगल में एक नया बगीचा लगाने की योजना बना रहे हो। योजना अच्छी है लेकिन पहले आपको आग बुझानी होगी। डाइवर्सिफिकेशन के फायदे भविष्य में मिलेंगे, जबकि टैरिफ का संकट आज अभी है। पर आप एक मजबूत कंपनी की पहचान कैसे करती हैं, जो सिर्फ आज की आग बुझाए या जो आग बुझाने के साथ साथ भविष्य के लिए एक फायरप्रूफ घर भी बनाए? गार्वेयर दूसरा काम कर रही हैं। वो भविष्य में निवेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वो अपनी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स यानी पीपीएफ की कैपेसिटी को 2 गुना कर रहे हैं। यहीं पर मेरा सबसे बड़ा सवाल है। आप पीपीएफ की बात कर रहे हैं। हाँ, पीपीएफ मतलब वो हाई एंड फिल्में जो गाड़ियों के पेंट को बचाने के लिए लगती हैं। ये उनका एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल कर रही हैं। और इतना ही नहीं, अक्टूबर 2027 तक वो एक टीपीयू मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी लगा रही हैं। अब टीपीयू क्या है? ये पीपीएफ बनाने के लिए लगने वाला मुख्य कच्चा माल है। तो इसे खुद बनाकर वो एक तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मतलब वो अपनी सप्लाई चेन पर कंट्रोल बढ़ा रही हैं। ये सब दिखाता है कि मैनेजमेंट को अपनी रणनीति और भविष्य पर कितना भरोसा है। ये तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन क्या आपने इस पर गौर किया कि ये कितना बड़ा विरोधाभास है? आप उसी पीपीएफ प्रोडक्ट की कैपेसिटी दोगुनी कर रहे हैं जिसके बारे में मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि उस पर टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अगर अमेरिकी बाजार, जो आपका सबसे बड़ा प्रीमियम मार्केट है, वहां टैरिफ की समस्या बनी रहती है, तो आप इस बढ़ी हुई कैपेसिटी का क्या करेंगे? ये क्षमता एक एसेट के बजाय एक बोझ बन जाएगी अगर आपके पास इसे खपाने के लिए एक प्रॉफिटेबल मार्केट ही ना हो। ये एक वाजिब सवाल है,
लेकिन ये लॉन्ग टर्म विजन की बात है। बाजार हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज अमेरिका में दिक्कत है, कल यूरोप में मांग बढ़ सकती है। एक ग्लोबल लीडर की तरह उन्हें भविष्य की मांग के लिए तैयार रहना होगा। अगर वो आज कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगी और कल अचानक टैरिफ हट गया, तो वो बढ़ी हुई मांग को पूरा नहीं कर पाएंगी और मार्केट शेयर खो देंगी। ये एक कैलकुलेटेड बेट है भविष्य पर, न कि सिर्फ आज की स्थिति पर एक रिएक्शन। फिर से वही बात, बेट, गैम्बल, कैलकुलेटेड रिस्क, सब कुछ घूम फिर कर एक ही जगह आ रहा है। उम्मीद की टैरिफ हट जाएगा, उम्मीद की डील हो जाएगी, उम्मीद की नए बाजार अमेरिका की कमी पूरी कर देंगे। एक 700 करोड़ की कैश रिच कंपनी के लिए ये रणनीति बहुत ज्यादा उम्मीद पर आधारित नहीं लगती। तो संक्षेप में मेरा मानना है कि गार्वेर हाईटेक फिल्म्स ने एक बहुत ही संतुलित और लचीली रणनीति अपनाई है। वो अपने फाइनेंशियल ताकत का इस्तेमाल करके एक टेम्पररी संकट का सामना कर रही हैं, ताकि वो अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपने ग्राहक और अपनी बाजार हिस्सेदारी को बचा सकें। और साथ ही वो चुपचाप नहीं बैठी हैं, बल्कि दूसरे बाजारों में विस्तार कर रही हैं और भविष्य की टेक्नोलॉजी में भी निवेश कर रही हैं। ये एक चैंपियन कंपनी की निशानी है। और मेरे दृष्टिकोण से कंपनी के रणनीति में एक बहुत बड़ा और अनदेखा किया जा रहा जोखिम है। ये पूरी तरह से बाहरी राजनीतिक नतीजों पर निर्भर है, जिन पर कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स कितने भी मजबूत क्यों ना हो, 50% टैरिफ का भारी बोझ सहना और एक अनिश्चित समझौते का इंतजार करना, ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। अगर वो समझौता समय पर नहीं होता, तो यह रणनीति कंपनी को गंभीर वित्तीय दबाव में डाल सकती है और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ये तो साफ है कि गार्वेर एक बहुत ही मुश्किल और जटिल कारोबारी माहौल से गुजर रहा है। उनकी रणनीति सफल होती है या नहीं, ये आखिर में इस बात पर निर्भर करेगा कि बाहरी राजनीतिक हालात कितनी जल्दी उनके पक्ष में आते हैं। बिल्कुल, और इस बात पर भी कि उनका जो प्लान बी या वैकल्पिक व्यवस्था है वो वाकई कितनी असरदार है और क्या वो सही समय पर लागू हो पाती है। ये केस स्टडी हमें दिखाती है कि कैसे एक मजबूत और अच्छी तरह से मैनेज की जाने वाली कंपनी भी ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स के सामने कितनी वल्नरेबल हो सकती है।